और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, शंकराचार्य से जुड़ा हंगामा और बड़ा हो गया है, बवाल और बढ़ गया है और पहुंच गया है कि शंकराचार्य से पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं तो सबूत दीजिए आप शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य आज तीसरा दिन अनशन पर बैठे हैं उसी जगह जहां उन्हें रोका गया था। अपने समर्थकों के साथ अन्न और जल सब त्याग दिया है। और आज शंकराचार्य को पत्रकारों से बात करते हुए गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा कि उसे भगा दिया वहां से। सवाल पूछने आए हो? बिल्कुल। पीछे पत्रकार नहीं है, तुम एक पत्रकार हो, तुम सवाल पूछने आए हो? बिल्कुल। पीछे इस लड़ाई के बीच हुआ क्या कि अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को फोन लगा दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद अखिलेश से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अब देखिए, हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ, सही है 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब अखिलेश ने शंकराचार्य से बात की, लेकिन मामला इस कदर बढ़ गया कि बहुत से साधु संत भावुक हो गए शंकराचार्य की जो पालकी रोकी गई उस पर। खींचा जा रहा है और हम कह रहे हैं हिंदी सरकार है, हम हिंदुओं का हित करने वाली सरकार है, ये हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने वाली सरकार है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पूरी तरह प्रशासन हावी हो चुका है हमारे धर्म पर। ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं हमारे इस धर्म पर। दुराचारी है, ये अत्याचारी है, नष्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये सिस्टम की फेलियर है पूरे उन हिंदुओं का जिन्होंने अपने मनोबल से वोट देकर एक ऐसी सरकार चुनी थी कि जो उनके मान को, उनकी परंपरा को, उनकी संस्कृति को झंडे की तरह ऊंचा लेकर के जाएगी। आज अत्याचार हुआ है भारत की धरती पर। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य के समर्थन में उनके खिलाफ भी साधु संत हैं। जितेंद्रानंद शंकराचार्य और अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। दोनों दो विचारधारा, सपा और भाजपा दोनों दो विचारधारा हो सकती है, लेकिन दोनों की सरकारों में दोनों की पुलिस के द्वारा आप ही पीटे और बेइज्जत किए जाए, ये कैसे हो सकता है? या तो सरकार सही है, आप ही गड़बड़ करते रहते हो, या आप सही हो तो। और आज जो अखिलेश यादव ज्यादा खैर ख्वाह बने हुए हैं इनके, इसी अखिलेश फोन पर बात किया, इसी अखिलेश यादव ने इसी शहर में दौड़ा के पिटवाया, काशी के अंदर ही दौड़ा के पिटवाया। वीडियो मौजूद है, देख लीजिए कि क्या दुर्गति इनकी कराई है। और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। तो आप अपने यहाँ गुरुकुल चलाते हैं या अपने सुरक्षा कवच के लिए निरीह बटुकों का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और इस बीच एक और वीडियो वायरल है जो सामने आया है, जिस साधु के साथ मारपीट हुई वो आरोप लगा रहा है पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। जूता से मारा गया, जूता से कुछ चला है, वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते हम। मार देते तो मर जाते हैं। गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है, तकलीफ में तड़पते रहे और तड़प रहे हैं, बहुत बुरी तरह भाभी थोड़ी मारी। और इस हंगामे और बवाल के बीच आज एक नोटिस चस्पा दिया गया
नोटिस शंकराचार्य को भेजा गया है प्रशासन की तरफ से, यह माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से भेजा गया है कि यह साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि उन्हें सबूत देना है कि वही शंकराचार्य हैं। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद इस पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि आखिर वो भी नोटिस भेजेंगे जो उन्हें नोटिस भेजा गया उसके खिलाफ। संत है, संत कैसे है वो बताओ, कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है, उनको मुख्यमंत्री कहो। लेकिन स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा सम्मान। लेकिन स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा सम्मान। प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर घमासान बढ़ गया है। पहले पालकी रोकी गई, फिर शंकराचार्य अनशन पर बैठ गए। अब शंकराचार्य को नोटिस भेजकर पूछा गया उनके शंकराचार्य होने का सबूत क्या है। इस नोटिस को लेकर शंकराचार्य और भड़क गए हैं। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया? माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस पूरे बवाल में बड़े बड़े लोग कूद गए। अब हो क्या रहा है? शंकराचार्य तो गुस्से में है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिया गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य को नोटिस दिया, पूछा आप नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं? प्रशासन ने 24 घंटे में इस पर जवाब मांगा है। मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किया गया। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का जिक्र किया गया है। कहा गया आप खुद को ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में कैसे प्रचारित कर रहे हैं? माघ मेले में अपने शिविर में लगाए गए बोर्ड पर शंकराचार्य लिखा गया है। आपने ऐसा कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर कहा गंगा स्नान से रोके जाने से नाराज स्वामी धरने पर हैं। शंकराचार्य रविवार दोपहर से ही अनशन पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान कराने की मांग कर रहे हैं। संगम तट तक पालकी ले जाने को लेकर प्रशासन ने उन्हें रोका था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन यह विवाद शुरू हुआ था। अब प्रशासन के नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उन्होंने कहा यह प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री तय करेंगे या फिर राष्ट्रपति तय करेंगे। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करेंगे। इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पूरे मामले पर बयान दिया। शंकराचार्य के रथ पर बैठकर स्नान के लिए जाने पर उन्होंने ऐतराज जताया। वो जाने और सरकार जाने, लेकिन उन्हें रथ पर बैठकर नहीं जाना चाहिए था। रामभद्राचार्य जी ने कहा जो भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध काम करता है उसे फल भोगना पड़ता है। अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि शंकराचार्य मुद्दे पर सियासत और बढ़ गई है। अखिलेश ने शंकराचार्य को फोन लगाया। अखिलेश ने नोटिस भेजे जाने पर जोरदार हमला किया। मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें, अखिलेश ने कहा। बीजेपी और उनके साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पवन खेड़ा कह रहे हैं निशाना साधा कांग्रेस ने भी माफी मांगने की जगह यूपी सरकार ने नोटिस भेज दिया है। हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते, इसे ही घमंड की पराकाष्ठा कहते हैं। बीजेपी के जो लोग पहले मुसलमानों से कागज दिखाने को कहते थे, अब वही हिंदुओं के संत शिरोमणि को कागज दिखाने को कह रहे हैं। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और दूसरे सियासतदान क्या कह रहे हैं। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। आकर के आप कहते हो कि नोटिस रिसीव कर लो। रात को 12 बजे कहाँ कौन नोटिस रिसीव करता है? आपने रात को चिपका दिया, हमको सवेरे उठने पे पता चल गया, हम उसका जवाब दे देंगे। आपने कहा 24 घंटे में, हम 4 घंटे में जवाब 3 बजे हम बताएंगे कि हम भी एक नोटिस इश्यू कर रहे हैं माघ मेला प्रशासन के विरुद्ध कि वो बताए
अमुक अमुक जो हमारे प्रश्न है उसकी एक नोटिस हम भी दे रहे हैं, वो भी हम बताइए। आप जब पक्षपात करेंगे, दुनिया कह रही है कि पक्षपात हो रहा है, दो तरह से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, किसी को बड़ी व्यवस्था दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही है। तो जब कोई भी प्रशासन दो आंख करके काम करने लगेगा तो फिर ये तो होगा ही। अब आइए आपको बताऊं शंकराचार्य को लेकर जो बवाल चल रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं, उसका सच क्या है। ये जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये 4 पीठों के शंकराचार्य हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये 3 तो शंकराचार्य हैं, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं, आइए आपको बताता हूं इसका सच क्या है। ये चारों पीठों के शंकराचार्य आप देख रहे हैं। सबसे कॉर्नर पर पूर्व के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, उत्तर के स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, दक्षिण के शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ, उसके बाद पश्चिम के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। अब उत्तर के शंकराचार्य को लेकर सवाल है। शंकराचार्य बनने के लिए व्यक्ति का सन्यासी होना जरूरी है, उसे सांसारिक मोह माया का त्याग करना होता है। चारों वेदों, उपनिषदों, दर्शन की गहन जानकारी उसे होनी चाहिए। संस्कृत भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। किसी विद्वान के साथ दार्शनिक और धार्मिक वाद विवाद कर सके, यह ताकत भी हो। शास्त्रार्थ के जरिए कठिन सवालों से ज्ञान को परखा जा सके। शंकराचार्य बनने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि व्यक्ति का आचरण शुद्ध, संयमित भी होना चाहिए। वाराणसी के प्रकांड विद्वानों की परिषद जब मुहर लगाती है, इसके बाद ही पट्टाभिषेक किया जाता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जन्म यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ। संन्यास लेने से पहले उनका नाम था उमाशंकर उपाध्याय। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही हासिल की। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। संस्कृत और धर्मशास्त्रों में शोध करते हुए पीएचडी की डिग्री ली। गुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने अपना इन्हें उत्तराधिकारी चुना। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस दावे को गलत बताया गया। अभिमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक अभिनंदन समारोह पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर शारदा पीठ की गद्दी सौंपी गई उन्हें। यह घोषणा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के पार्थिव शरीर के सामने की गई थी, लेकिन कई अखाड़ों ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसीलिए इस पर बवाल और बढ़ गया है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? अपमान हुआ है, यकीनन वो एक अफसोस की बात है। किसी भी धर्म गुरु के साथ में या धार्मिक बड़े उन लोगों के साथ में इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए और इस चीज से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को एक चोट लगी है और इस टाइप का नोटिस दे करके उनको इस टाइप से वो कराना ये गलत है। जो सरकार सिर्फ धर्म की अफीम पर ही और जो सरकार नफरत के आधार पर हो, उसको तो पहले समझना चाहिए। तानाशाह तरीके से आप लोकतंत्र को और किसी आवाज और अधिकार को दबाना चाहेंगे तो भैया मरता क्या नहीं, कौन यहाँ डर रहा है? आपसे कौन डरने के लिए बैठा हुआ? सरकार की मशीनरी है, वह लोग तो सर 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 और सर के अलावा कुछ भी नहीं। आपके इशारे पर हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। लेकिन बहुत ही बेवकूफी की घटना हुई है, बहुत निंदनीय है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो अपमान हुआ है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये, देश की सबसे बड़ी पार्टी को उसका नया बॉस मिल गया है और बीजेपी के नवीन बॉस। आज बीजेपी को नया बॉस मिल रहा था आधिकारिक रूप से, तो देखिए जरा, बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और सेलिब्रेशन हो रहा था।
तरफ देखिए जरा, नए बॉस सुबह सुबह कहां थे? दिल्ली में थे और दिल्ली के सबसे पहले बंगला साहब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका है नितिन नवीन ने। गुरुद्वारे में माथा टेका, उसके बाद झंडे वाला मंदिर पहुंचे और फिर हनुमान मंदिर पहुंचे। और देखिए इधर बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या चल रहा था। सभी मुख्यमंत्री पहुंचने शुरू हो गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे, भजन लाल पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, केशव प्रसाद मौर्य, नायाब सिंह सैनी, पीछे रेखा गुप्ता बैठी हैं, भूपेंद्र भाई पटेल बैठे हैं, ब्रजेश पाठक, और सभी इंतजार कर रहे थे। इस बीच एंट्री हुई नए बॉस की, यानी नितिन नवीन की। नितिन नवीन का काफिला पहुंचा बीजेपी दफ्तर। पार्टी के दूसरे नेताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर में नितिन नवीन का स्वागत किया और उसके बाद वो पार्टी ऑफिस पहुंचे। अब इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पहुंची बीजेपी ऑफिस और उसके बाद आधिकारिक रूप से कार्यक्रम शुरू किया गया। मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। नितिन नवीन नए अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया और फिर सब कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया और उन्हें माला पहनाई और शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सब अपने आसन पर बैठ जाएंगे। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुर्खियों में है, जो उन्होंने नितिन नवीन के लिए कहा कि वही मेरे बॉस हैं। अब मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। तो प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को बॉस कहा और फिर खुद जाकर कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर उन्हें बिठाया है। नेता मौजूद थे, पीएम मोदी ने गुलदस्ता दिया, कुर्सी पर बैठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सभी मौजूद थे। अब देखिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा, नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता हूं। अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष को असाधारण सम्मान बताया है। नितिन नवीन ने कहा बीजेपी में राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग है, राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा इस मौके पर, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा नितिन नवीन की लीडरशिप में पार्टी नई राज्यों में पहुंच बढ़ाएगी। बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम, केरल में भी कमल खिलेगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कह रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब
माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। तो नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद पूरे राज्य के लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। उन सब ने नए बॉस, नए अध्यक्ष को बधाई दी एक एक कर। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भजन लाल, दूसरे मुख्यमंत्री शामिल। सीएम योगी मोहन यादव ने बधाई दी। भजन लाल राजस्थान के सीएम, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी। उत्तराखंड के सीएम, गुजरात के मुख्यमंत्री और रविशंकर प्रसाद, दिया कुमारी, केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी और ब्रजेश पाठक। इस बीच एक और तस्वीर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, खबरों में है, वो है ये तस्वीर जब पीएम मोदी नितिन नवीन के परिवार से मिले। नितिन नवीन के जो बच्चे थे उन्हें को टेबल पर बैठा दिया, उनके परिवार से बात करते रहे, बच्चों से बात करते रहे पीएम मोदी। ये नितिन नवीन का नए जो बॉस हैं उनका पूरा परिवार है। अब आपको बताऊं कि आखिर नितिन नवीन है कौन। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 बार विधायक के बाद बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2025 बिहार चुनाव में विधायक चुने गए थे। इसके बाद नीतीश सरकार में मंत्री बने और नीतीश सरकार में मंत्री रहे। कुछ दिन बाद ही उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। अब निर्विरोध जीतकर बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन का जन्म 1980 में हुआ था। बिहार के प्रतिष्ठित सेंट माइकल स्कूल से 1996 में मैट्रिक पास किया। 1998 में 12वीं की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले आए। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। करीब 2 दशक तक बीजेपी में कई पदों पर रहे। बीजेपी अध्यक्ष को कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास सिर्फ 35,000 कैश है। परिवार की कुल संपत्ति 3 करोड़ रुपए है। संपत्ति में गाड़ी, सोना, पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति है। नितिन नवीन के पास 2 एसयूवी गाड़ियां हैं, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और दूसरी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के पास 25,000 रुपए नकद। नितिन नवीन कायस जाति से आते हैं। यह इंपॉर्टेंट इसलिए कि बिहार में कायस जाति की आबादी सिर्फ 1% है, लेकिन अपनी संगठन क्षमता के दम पर बीजेपी के अध्यक्ष बने। छत्तीसगढ़ और दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई है। 2029 में बीजेपी को लगातार चौथी बार जीत दिलाने की जिम्मेदारी भी नितिन नवीन पर। 29 में सुनिए जरा नितिन नवीन क्या कह रहे हैं। हम सबके लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के आगे रखकर ही अपने कामों को आगे बढ़ाएं। साथियों, हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। अब देखिए जरा, नए बॉस बन गए। ये तो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में कैसे जश्न हो रहा था। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं पटना। नितिन नवीन के घर भी जश्न मन रहा था, होली मन रही थी। परिवार की महिलाएं किस तरह से होली खेल रही थी। और
और पटना ऑफिस में देखिए, बीजेपी की ऑफिस में भी जश्न हो रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। पटना में पटाखे जल रहे थे तो इधर मुंबई में भी मुंबई बीजेपी जश्न मना रही थी अपने नए बॉस के लिए। दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में भी देखिए, पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता मौजूद थे, नेता मौजूद थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी देखिए जश्न मनाया जा रहा था। ये भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, भोपाल में भी पटाखे जलाए जा रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, भोपाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी जश्न मन रहा था, होली मन रही थी। बीजेपी को सबसे युवा अध्यक्ष मिले। बड़ी बात यह है कि अब तक जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसमें बीजेपी का बॉस सबसे युवा है। ये अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष हैं। अब देखिए जरा बीजेपी के बॉस से बाकी अध्यक्षों की तुलना कीजिए। सबसे पहले देखिए नितिन नवीन, जो बीजेपी के नए अध्यक्ष बने, उनकी उम्र है सिर्फ 45 साल। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष 83 साल के, अखिलेश यादव 52 साल के और बीएसपी सुप्रीमो मायावती 70 साल की। टीएमसी यानी ममता बनर्जी 71 साल की, एनसीपी चीफ 85 साल के शरद पवार, आरजेडी चीफ 77 साल के लालू यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ 88 साल के फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे 65 साल के और डीएमके में स्टालिन चीफ 72 साल के। नितिन नवीन सिर्फ 45 साल के हैं। तो बीजेपी ने 45 साल के युवा को अध्यक्ष बनाकर लगभग अगले 20 साल तक के लिए बीजेपी की नई रणनीति तय कर दी है और बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी यह भी बता और जता दिया। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी है, चाटुकारों की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी है। दाएं देखें बाएं देखें, सारे वंशवादी पार्टियां हैं। चाहे लालू यादव देखें, मुलायम सिंह का देखें, उद्धव ठाकरे का देखें, स्टालिन का देखें, ममता का देखें, समता का देखें, सब वही। अरे देखेंगे उनको। अरे अरे आप लोग उसका ऐसा बड़ा इशू बना रहे। अरे उससे क्या बड़ा इशू है वो? इशू तो ये है कि बालासोर में एक और मुसलमान मॉब लिंचिंग हो गई। इशू तो ये है कि एक यूपी में घर में लोग नमाज पढ़ रहे तो केस बुक कर रहे थे। ये मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी आसमान पे है। कौन बॉस और कौन कार्यकर्ता है तो सारा देश देख रहा है। अभी उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, इसके ऊपर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर दिखाई देता है कि उनको अध्यक्ष कैसा चाहिए उन्होंने अपना बना लिया। एकदम बधाई है और बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और उनको बोला गया रेडियो से लेकर एआई तक एक्टिव है, क्या बोलेंगे? पूरी तरह पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता है और एक टेक्नीशियन के तौर पर भी, टेक्नोटेक के तौर पर वो काम करते रहे। अब देखिए जरा, नितिन नवीन नए अध्यक्ष बने हैं। नए अध्यक्ष बनते ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब तक सामान्य सुरक्षा रहती थी, अब उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। और देखिए जरा कैसे होगी बीजेपी के नए बॉस की सिक्योरिटी, जो Z+ कैटेगरी की। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। इसमें सीआरपीएफ कमांडो उनकी सुरक्षा करेंगे। लगभग 22 सुरक्षाकर्मी इसमें तैनात रहेंगे। 24 घंटे व्यक्ति के साथ रहते हैं। इसमें 4 से 6 सीआरपीएफ कमांडो, राज्य पुलिस के जवान हैं। घर पर भी 2 से 8 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट गाड़ी भी साथ चलती है।
पीएसओ और ड्राइवर भी दिया जाता है। जरूरत होने पर बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है। आवास, दफ्तर और यात्रा रूट पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। प्रशिक्षित कमांडो आधुनिक हथियार चलाने में माहिर होते हैं। वो सब रहेंगे अब Z+ सिक्योरिटी में। सुनिए सियासतदानों को। उत्सव का समय ये भारतीय जनता पार्टी ये समय के साथ बड़ा निर्णय किया और हमारी पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सच में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तीसरी बार केंद्र सरकार बना रही है। 20 राज्यों से ज्यादा हमारी सरकारें हैं। ऐसे में जब दुनिया का युवा देश भारत है तो युवाओं को मौका देना बहुत अच्छी बात है। नितिन नवीन जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बेहतर संगठन करता है और देश का भविष्य युवा है और कोई आने वाले देश का नेतृत्व कोई युवा करे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और उस सोच को ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन जी का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुआ है। और युवाओं में भारी उत्साह है। जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को इतना बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सौंपा है, आज देश का हर युवा, हर नौजवान समझ रहा है नितिन नवीन जी के रूप में उसका चेहरा है। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। और आइए आज की एक और बड़ी खबर है। कल मैंने आपको दिखाया था प्रधानमंत्री से मिलने उनके एक दोस्त आए थे, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई। 105 मिनट में पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। कल एक मुलाकात हुई हिंदुस्तान में। वो मुलाकात यूएई के प्रेसिडेंट अल नहयान और पीएम मोदी के बीच थी। यह मुलाकात लगभग 105 मिनट हुई, लेकिन ये तस्वीरें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी गई। पाकिस्तान में हलचल मच गई कि आखिर क्यों यूएई के प्रेसिडेंट भारत पहुंचे, मोदी से आखिर क्यों मिल रहे हैं, मोदी से क्या बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, खबर चलने लगी और इस पर डिबेट होने लगी। नहीं, तस्वीर देखिए अगली कि पीएम मोदी के साथ बड़ी और लंबी बातचीत हुई। आखिर क्या वजह थी, इस पर एक्सपर्ट भी बात कर रहे थे कि इस मुलाकात के मायने क्या है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, क्या वजह थी कि यूएई के चीफ आए, प्रेसिडेंट आए, मिले और रातों रात वापस भी चले गए। और यकीन मानिए एक बहुत बड़ी डील हुई। वो डील भारत और यूएई के बीच हुई और ये तस्वीरें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही थी कि भारत ने एक मुस्लिम देश के साथ बड़ी डील कैसे कर ली। अब देखिए जरा कल हुआ क्या, 105 मिनट क्या और कौन सी बातचीत हुई है जिससे पाकिस्तान परेशान है। कल यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटे के लिए भारत दौरे पर आए। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान करीब 105 मिनट रुके। इसी दौरान मोदी और अल नहयान में बड़े समझौते हुए, लेकिन नहयान के दौरे से पाकिस्तान में परेशानी बढ़ गई क्योंकि मोदी और यूएई प्रेसिडेंट की तस्वीरें पाकिस्तानियों को चुभ रही थी। तभी पाकिस्तानी आवाम और मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज सरकार को फटकारा, कहा जैसे भारतीय पीएम और यूएई प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, क्या आपने पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब अरब के नेता ने फील्ड मार्शल का हाथ पकड़ा या सिर झुकाया हो। वैसे तो मरियम नवाज ने भी यूएई राष्ट्रपति का हाथ पकड़ा था, लेकिन वो तो जैसे बादशाह हाथ आगे करता है पकड़ लो वैसे पकड़ा था। दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं भारत यूएई का रिश्ता नए दौर में जा रहा है। तीसरे एक्सपर्ट ने कहा यूएई प्रेसिडेंट पाक आए तो सीधे शिकार पर निकल गए थे, शहबाज उनसे जंगल में जाकर मिले, लेकिन भारत में वो डील कर रहे हैं। दरअसल इस दौर में और इस दौरे में भारत यूएई के बीच 9 बड़े समझौते हुए। भारत यूएई ने 6 साल में 18 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करेंगे। दोनों देश मिलकर साथ में हथियारों का भी निर्माण करेंगे। पाक के J-17 को लात मारकर यूएई भारत की ब्रह्मोस भी खरीद सकता है। यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐसे वक्त हुई है जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने इस्लामी राग अलापा है। मुनीर ने कहा पाकिस्तान के बनने का मकसद पूरा होने वाला है।
अल्लाह ने पाक को मकसद पूरा करने का ऐतिहासिक मौका दिया है। इस्लामिक देशों के बीच पाक का खास दर्जा है जो और बढ़ जाएगा, लेकिन भारत ने पाक को सबक सिखाने का प्लान बना लिया है। मोदी के यूएई प्रेसिडेंट के साथ पाक के इस्लामिक एजेंडे की काट निकाल ली है। पाक के मुस्लिम नेटो की हवा निकालने की स्क्रिप्ट लिख दी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा सैन्य संगठन खड़ा करने की फिराक में है जो अमेरिका समेत 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो जैसा होगा। इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल होने वाले हैं। ये तीनों बड़े मुस्लिम मुल्क हैं, इसलिए मुस्लिम नेटो भी इन्हें कहा जा रहा है। हालांकि इस त्रिकोणीय संगठन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पाक अपने फाइटर जेट का ढिंडोरा दुनिया में पीट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चीन की मदद से J-17 फाइटर बनाता है। इसी खोखले लड़ाकू विमान को कई देशों को बेचने का दावा कर रहा है वो, जिसमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सूडान जैसे देश शामिल है। पाक ये खबरें प्लांट करवा रहा है कि उसके जेट की डिमांड दुनिया में बढ़ गई है। वो परमाणु के नाम पर भी मुस्लिम नेटो का खलीफा बनना चाहता है, क्योंकि 57 मुस्लिम मुल्कों में केवल पाक के पास ही परमाणु हथियार है। हालांकि परमाणु के नाम पर पैसा बटोरने वाले पाक की घेराबंदी हो गई है, क्योंकि भारत की ज्यादातर बड़े मुस्लिम मुल्कों से दोस्ती और मजबूत है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय विदेश मंत्रालय। ये दौरा छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और उनके दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ आए प्रतिनिधिमंडल की संरचना से इस यात्रा के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें अबू धाबी और दुबई दोनों के शाही परिवारों के सदस्य, साथ ही कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दर्दनाक खबर है। कल जो खबर आई, जो इंजीनियर युवराज की मौत हो गई, उन सब के लिए सबक था जो रात के वक्त गाड़ी चलाते हैं। आजकल मौसम खराब है, धुंध ज्यादा होती है, जो ऐसे मौसम में गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी बहुत हिला देने वाली खबर। युवराज को आखिर किसने मारा? अब सवाल बड़ा ये है, किसने मारा, जिम्मेदार असली कौन है, कैसे पहचाना जाएगा? युवराज की मौत हादसा था या फिर हत्या? आज वो गाड़ी निकाल ली गई जो पिछले लगभग 2 दिन से पड़ी हुई थी। उसे निकालने के लिए देखिए जरा, गोताखोर लगाए गए, ढूंढे जा रहे थे कि आखिर गाड़ी है कहां। कार निकालने की कवायद हो रही थी, ये कल से चल रही है, लेकिन हाथ खाली थे, कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन देर शाम ये गाड़ी क्रेन ने निकाली है। ये वही गाड़ी है जो युवराज चला रहे थे। इस गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। गाड़ी सोचिए लगभग 2 से 2.5 दिन से पानी में पड़ी हुई थी, अब निकाली जा सकी है। दूसरी तरफ एसआईटी ने एक्शन शुरू कर दिया है। जो एसआईटी योगी ने बनाई है, एसआईटी आज उस ग्राउंड पर, उस साइट पर पहुंची जहां यह हादसा हुआ था। के अलावा ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज एसआईटी फिर नोएडा अथॉरिटी पहुंची, क्योंकि अथॉरिटी सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस हादसे के लिए। अथॉरिटी में वहां पूछताछ की है एसआईटी ने। और उसके बाद एसआईटी ने एसडीआरएफ को भी बुलाया, क्योंकि एसडीआरएफ 2 दिन लगी रही और एसडीआरएफ को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। एसडीआरएफ की टीम को नोएडा अथॉरिटी के ही दफ्तर बुलाया गया था और अथॉरिटी के दफ्तर में पूछताछ की गई। पुलिस ने भी एक्शन दिखाने के लिए इस मामले में बिल्डर की गिरफ्तारी की है, और लेकिन नोएडा अथॉरिटी पर एक्शन नहीं हुआ। नोएडा अथॉरिटी पर कोई एफआईआर नहीं हुई। ये आप देख रहे हैं वो कार जिसे निकाला गया 2 दिन बाद। मृतक युवराज की कार को बरामद कर लिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने 30 फीट गहरे गड्ढे से कार निकाली है। नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन की टीम ने साइट पर मौजूद रही। नोएडा की डीएम और पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद थी।
इस बीच युवराज की मौत की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम आज हादसे वाली जगह पर पहुंची। एसआईटी की टीम ने आज नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पहुंची, पूछताछ की। एसआईटी ने अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बीच पुलिस ने मामले में पहली गिरफ्तारी की। बिल्डर अभय कुमार को अरेस्ट किया। कोर्ट ने अभय कुमार को 1 दिन के लिए जेल भेजा है। पुलिस ने 2 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बिल्डर पर लापरवाही बरतने और बैरिकेडिंग न करवाने का आरोप लगा और रिफ्लेक्टर या चेतावनी बोर्ड न लगाने का आरोप है। इस बीच एनडीटीवी ने पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि इसी जगह पर 2 जनवरी को भी हादसा हुआ था। नाले की दीवार से एक ट्रक की टक्कर हो गई थी। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर को गंभीर चोट आई थी उस वक्त भी। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं युवराज के पिता और पुलिस। सरकार के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है और एसआईटी का गठन किया गया है, तो तसल्ली हुई है कि मेरे बेटे के मृत आत्मा को न्याय मिलेगा। और मीडिया के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने सही मुद्दा और सही प्लेटफॉर्म पर उठाया। तो ये भी संभव है कि जो वो वाटर पिट का था उसका भी कुछ निराकरण प्रशासन करेगा, अस्थायी समाधान निकालेगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। मेरा जी जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद स्पॉट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको अभी हमारी जो एसआईटी है इसने काम शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी लोगों से बात करके फिर ये देखना होगा कि किन्हीं कारणों से और किन्हीं परिस्थितियों में ये ऐसा दुखद घटना हुई। अब सवाल ये है कि आखिर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है, नोएडा अथॉरिटी या फिर वो बिल्डर? क्योंकि गिरफ्तारी बिल्डर ली गई है, अथॉरिटी का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि बिल्डर का क्या कहना है मैं आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाऊं। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डर का कहना है उसने यहां बैरिकेडिंग करवाई हुई थी। जब यहां काम चल रहा था बैरिकेडिंग भी थी और यहां नाले की दीवार भी थी। जब उसने काम शुरू किया उस वक्त बैरिकेडिंग थी, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ। 2 जनवरी को हादसा हुआ, ट्रक नाला तोड़ते हुए घुस गया, उसने ये नाले की दीवार तोड़ दी है और ये दीवार टूटी हुई थी। ट्रक यहां घुस चुका था 2 जनवरी को। उसके बाद भी नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया, ना यहां कोई बैरिकेडिंग लगाया और ना इस दीवार को बनाया। उसके बाद देखिए ये जगह टूटी रही, ये वो जगह है। यही गाड़ी युवराज की भिड़ी और सीधे अंदर चली गई। यहां कोई बोर्ड नहीं लगाया गया अथॉरिटी की तरफ से, कोई लाइटिंग नहीं की गई, ना इसकी मरम्मत की गई। और अब मैं आपको एक और रात की तस्वीर दिखा रहा हूं। रात के अंधेरे में जब यहां धुंध हो, सोचिए ये 90 डिग्री का मोड़ है, अब यहां बैरिकेडिंग लगा दी गई। पहले यहां कुछ नहीं लगा था और अगर गाड़ी सीधे रफ्तार से आ रही है, उसे टर्न ठीक से नहीं समझ आया धुंध में, तो सीधे गाड़ी, क्योंकि नाले पर दीवार नहीं है, सीधे तोड़ते हुए अंदर गिर गई। अब बिल्डर का कहना यह है कि उसने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी नोएडा अथॉरिटी को। यह बिल्डर की चिट्ठी है। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरन तुरंत एक्शन लें और यहां आकर रिपेयर करें इस जगह को, वरना यहां एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्डर कह रहा है उसने चिट्ठी नोएडा अथॉरिटी को दी है कि इस पर एक्शन लिया जाए या यहां मरम्मत की जाए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि बिल्डर को गिरफ्तार करके खाना पूरी की गई है, नोएडा अथॉरिटी जो अधिकारी बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, इन पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलेगा? जिस जगह युवराज की कार गिरी वहां कोई दीवार नहीं थी, वहां कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड। सवाल यह है कि हाईटेक सिटी में इतनी बुनियादी चूक कैसे हो गई? गलती बिल्डर की थी या फिर नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन की? जिस जगह हादसा हुआ वो वेस्ट टाउन प्लानर्स का ऑर्थम प्रोजेक्ट है। ऑर्थम प्रोजेक्ट की शुरुआत वेस्ट टाउन प्लानर्स ने 2020 में की थी। यहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना था। वेस्ट टाउन प्लानर्स ने 2021 में ऑर्थम प्रोजेक्ट की बैरिकेडिंग करवा दी। इस बीच नोएडा अथॉरिटी ने ऑर्थम प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया, जिसका मतलब था कि उस साइट पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मार्च 2022 में ऑर्थम प्रोजेक्ट की साइट पर मौजूद नाला टूट गया। इसके बाद वेस्ट टाउन प्लानर्स की ओर से 2 चिट्ठियां लिखी गई, एक चिट्ठी नोएडा अथॉरिटी को और दूसरी चिट्ठी नोएडा पुलिस को। चिट्ठी में बिल्डर ने लिखा कि वो टूटे नाले को नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का निर्माण करने की मनाही है।
इस बीच बारिश का पानी खुदाई किए गए गड्ढे में जमा होता रहा, साथ ही नाले के टूटने की वजह से सीवर का पानी भी वहां गिरता रहा और जिसके बाद यह हादसा हुआ। अब सुनिए, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अखिल पहुंचे, कार में बैठे और वो आपको बता रहे हैं अगर उस इलाके से कार से कोई निकल रहा है तो इस तरह का हादसा है बहुत मुमकिन होगा। आप भी अक्सर जब सड़क पर निकलते हैं इस तरह के गड्ढे देखते हैं, इस तरह के मोड़ देखते हैं जहां हादसा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। युवराज ने क्या किया, गाड़ी सीधे चला दी, गाड़ी सामने गई है बिल्कुल, आप ठीक है। कैमरा से देख सकते हैं कि ये बैरिकेड जो उस लड़के की मौत के अगले दिन खड़े हुए 24 घंटे बाद, तो उस वक्त ये आप कह रहे हैं कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। ये जरा देखिए व्यूअर्स, ये जो सामने का इलाका है यहाँ पर कोई भी बैरिकेडिंग जो है वो नहीं की गई थी, ना ही कोई एरो है। देख लो आप, अगर आप बैरिकेड हटा दो तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे मोड़ है, तालाब है। आप यहाँ से जूम करके दिखा सकते हैं, देखिए उस लड़के को 30 की गलती से, नोएडा प्राधिकरण की गलती से, जो भी हम मौके पे मौजूद थे, जितने भी पुलिस प्रशासन थी, फायर ब्रिगेड वाले थे, उन्होंने उस लड़के को जबरदस्ती उसको मौत के घाट उतारा है, वरना उनके पास सारे साधन थे उस लड़के को यहाँ से। आज हमारे क्लाइंट अभय कुमार जो विस्टॉन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उनको कोर्ट में पेश किया गया था। हमने उनके बिहाफ पे बेल एप्लीकेशन मूव करी है एंड वी आर होपिंग that justice will prevail in this matter. हालांकि मैं बहुत डरा हुआ था उस टाइम, मैं नहीं, मुझे डर लग रहा था कि बयान में क्या बयान दिया? बयान में ये बोला था उन्होंने कि भाई तुमने ये बोला है कि पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहे हो तुम, जो भी चीज है। आपने तो सच बताया ना? हाँ, मैंने सच बताया सर, लेकिन क्या आपको स्टेटमेंट बदलने के लिए हाँ बोल रहे थे कि तुम पुलिस को साथ में लेके चलो, ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस भी तो मौके पे मौजूद थी। मैं बोला सर, ये आपसे बोला गया कि पुलिस मौके पे मौजूद थी, क्या मौजूद थी? मौजूद थी, लेकिन लड़के को तो नहीं बचा पाए पानी में। अधिकारियों से जब हमने पूछा तो यहाँ ये सभी गाँव वालों ने भी बताया कि यहाँ पर नीचे कॉलम्स हैं, उनमें सरिये निकले हुए हैं, तो चिंताजनक तो है और इस बात की जांच होगी कि यहाँ बैरिकेड। लेकिन हमेशा एक्सीडेंट के बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है? देखिए ये दुख का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशनरी मेजर शुड हैव बीन टेकन, आई फुली एग्री विद। वो आगे यदि ऐसी घटना होती है तो फिर क्या एक्शन लिया जाए? आगे से तो ये गलतियों से देखो हम सीखते भी हैं। इसे एक्सीडेंट और दुर्घटना मत कहिए जो नोएडा में हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो तो हत्या है। और फिर कहाँ पहुंच गए हैं आप ये नए भारत में कि वो अपने पिता को फोन कर रहा है, लोग खड़े किनारे पे देख रहे हैं और उसे बचाने का कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई साधन नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। एक बेबस आदमी की हत्या होती रही और लोग देखते रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको जम्मू कश्मीर लिए चलता हूं जहां आतंकी छुपे हुए हैं। कई दिन से ऑपरेशन चल रहा है, उनकी तलाश चल रही। 3 दिन से ऑपरेशन जारी और एक जवान की शहादत हुई है। किश्तवाड़ के जंगलों में यह ऑपरेशन चल रहा है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस जगह पर ऑपरेशन चल रहा है, लगातार वहां एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, रुक रुक कर गोलियों की आवाज भी सामने आ रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं किश्तवाड़ के जंगल की, बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बाकायदा मॉक ड्रिल की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी छिपे हुए हैं, बताया जा रहा है 2 से 3 ये आतंकी हो सकते हैं। अलग अलग जगह सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है और ड्रिल्स भी हो रही। चलो देखिए जरा किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में यह एनकाउंटर चल रहा है। इसे ऑपरेशन त्राशी एक नाम दिया गया है। 2 से 3 आतंकियां घिरे हैं। आतंकियों का संबंध मसूद अजहर के संगठन जैश से। ये पूरे इलाके में घने जंगल और गुफाएं मौजूद हैं। इन्हीं की वजह से सुरक्षा बलों को यहां एनकाउंटर में मुश्किल आ रही है। आतंकी सीधे सामने के बजाय छिप कर हमला करते हैं और फिर घने जंगलों का फायदा उठाकर छिप जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को काउंटर अटैक में मुश्किल होती। अभी तक ऑपरेशन में 8 जवान घायल हुए जबकि 1 शहीद हुआ। सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। ड्रोन हेलीकॉप्टर से सर्च हो रही है। स्निफर डॉग्स और हाईटेक सर्विलांस का भी इस्तेमाल हो रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और 3 दिन बाद भी ऑपरेशन जारी है। सुनिए जरा इस मामले में सज्जाद अहमद क्या कह रहे हैं। एनकाउंटर जो है यहाँ 35 साल से चल रहे हैं, 35 साल से। अभी कुछ देर से साइलेंट चल रहा था, अचानक जो है आज सुबह मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि भाई किश्तवाड़ में एनकाउंटर हो रहा है।
तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ बिल्कुल अलर्ट है हर वक्त। पहले ये कश्मीर में हुआ करते थे। और देखिए, आतंकियों के हाइडआउट्स भी मिले। जिन गुफाओं में आतंकी छिपे हुए थे, आतंकी रह रहे थे, और उनका सामान भी बरामद हुआ है। क्या क्या सामग्री अपने साथ आतंकी लेकर इस गुफा में मौजूद थे। इस गुफा तक बल के जवान पहुंचे, राशन लेकर आए हुए थे। देखिए जरा कैसे इस हाइडआउट्स तक पहुंचे। इस तरह की जंगलों में जो गुफाएं होती हैं उसमें ये आतंकी जाकर छिप जाते हैं। ये बाहर निकलने का रास्ता है, इस तरह की गुफा होती है। किश्तवाड़ में मुठभेड़ के बीच सेना ने आतंकी ठिकाना खोजा। इसमें आतंकियों ने भारी मात्रा में राशन और सामान रख रखा था। पत्थरों से बनाए गए ठिकाने को तिरपाल से छिपाया था। इसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत खाना बनाने के बर्तन मिले। चावल, आटा, मसाले, अंडे और हरी सब्जियां भी रखी मिली। अनुमान जताया जा रहा है कि यहां कई महीने रुकने का इंतजाम था। फर्श पर कंबल मिले जो बताते हैं कि आतंकी लंबे समय से यहां रुके थे। घने जंगल के बीच ढलान पर बना यह ठिकाना दूर से दिखता नहीं। यह साफ तौर पर आतंकियों की रणनीति तैयारी दिखाता है। बिलावर, कठुआ में आतंकियों के छोटे बड़े 3 ठिकाने नष्ट किए गए। किश्तवाड़ में एक्शन के बाद सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। आशंका है कि ये लोग आतंकियों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहे थे। फिलहाल आतंकियों और उनके समर्थकों पर बड़ा एक्शन जारी है। आइए, इस बीच आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे एक जवान शहीद हो गए और उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह, जिनकी शहादत हुई, उन्हें अंतिम विदाई भी दी गई है। उनकी अंतिम सलामी तस्वीर आप देख रहे हैं। सेना ने उन्हें आखिरी विदाई दी। बारी है लाइफ का फंडा की। खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी बातों में छिपी होती है। कुदरत के करीब और सरल रहिए, तभी जिंदगी का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। जिंदगी का यह अहम फंडा दिया था मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। बॉन्ड का जन्म 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ। बचपन से बॉन्ड ने काफी मुश्किलें और संघर्ष देखा। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तभी ब्रिटिश मूल के उनके माता पिता का तलाक हो गया। फिर 10 साल की उम्र में ही बॉन्ड ने अपने पिता को भी खो दिया। इसके बाद कभी वो दादी के पास देहरादून में रहे, कभी मौसी के पास ब्रिटेन में रहे। परिवार की कमी से वो कुछ दिन तो बहुत दुखी रहे, लेकिन फिर कुदरत से गहरी तरह से जुड़े और अपनी भावनाओं को लिखने का जरिया बना लिया। छोटी उम्र में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो लेखक बनेंगे। आजादी के बाद भी वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए। वो हर छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखते और बच्चों की तरह सरल बने रहते। वो कहते हैं, खुशी एक रहस्यमयी चीज है जो बहुत कम और बहुत ज्यादा के बीच कहीं मिलती है। और अपनी इसी सरलता और कुदरत से नजदीकी के चलते चर्चित लेखक ने फंडा दिया कि हंसना और दया की भावना ही ऐसी चीज है जो इंसानों को जानवरों से बेहतर बनाती है। तो फिर हंसने और उदारता में कंजूसी कैसी? तो अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।